अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आपकी खिदमत में अनातुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 26 पेश खिदमत है। सोच लो ज़री, यहिया ने कहा, तुम शहज़ादी हो और मैं एक मुसाफिर हूँ जिसे ये भी मालूम नहीं कि उसकी मंजिल क्या है, कहाँ है। हो सकता है हमारी मोहब्बत कोई कुर्बानी मांग बैठे जो तुम न दे सको। मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा, ये तुम देख लोगे। ज़री ने कहा, कोई ऐसा खतरा हुआ तो जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ ज़री, यहिया ने कहा, तुम्हें देखकर मेरे अंदर भी ऐसे ही जज्बात उमड़े थे, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरे दिल की बात तुमने कह दी है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि इस मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मों के साथ ना हो, ये मैंने पहले ही कह दिया है। ज़री ने कहा, मैंने कहा है कि तुम मेरी रूह में उतर गए हो। मैं यहाँ आती रहा करूंगी और मैं तुम्हारा इंतज़ार किया करूंगी, यहिया ने कहा। उस रात के बाद यहिया और ज़री बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के वजूद में तहलील होते चले गए। तीरंदाजी तैगज़नी वगैरह के मुकाबलों का जो मेला लगा था वो ख़त्म हो चुका था। जीतने वाले इनामो इकराम लेकर चले गए थे। खैमों की बस्ती उजड़ गई थी। यहिया इन 4 लड़कियों को तीरंदाजी की मशक करवा रहा था। लड़कियों के तैराब ठिकाने पर लगते थे। यहिया और ज़री के दिल में जो तीर उतर गए थे, इनसे अभी दूसरे नावाकिफ थे। ज़री कोई पर्दादार लड़की तो न थी कि उसके बाहर निकलने पर पाबंदी होती। वो हर रात यहिया के कमरे में पहुंच जाती और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होकर बैठे रहते और दिलों की बातें करते रहते। यहिया की जज्बाती हालत ऐसी हो गई थी कि वो जब लड़कियों को तीरंदाजी के लिए बाहर ले जाता तो साफ पता चलता था कि वो ज़री में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। और जो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपे नहीं रह सकते, वो ठीक ही कहते हैं। ज़री के साथी लड़कियां भांप गई थी कि ये मामला कुछ और ही है। उन्होंने अहमद बिन गताश को बताया। अहमद बिन गताश कुछ परेशान सा हो गया। अहमद को मालूम नहीं था कि यहिया ने ये राज छुपा कर नहीं रखा। जिस वक्त लड़कियां अहमद बिन गताश को ये बता रही थी, बल्कि उसी वक्त यहिया हसन बिन सबा के पास बैठा उसे अपने दिल की यही बात बता रहा था। यहिया हसन बिन सबा से मुतासिर ही नहीं था बल्कि मरऊब था। इस मरऊबियत में डर और खौफ नहीं था बल्कि एहतराम और तकद्दुस का तासुर था जो इस पर तारी हो जाया करता था। ये मरऊबियत ऐसी थी जैसे हसन बिन सबा ने उसको हिप्नोटाइज कर रखा हो। हसन इसके साथ दीनी और अमूर तौर पर बातें करता था। इन बातों से ये जाहिर होता था कि हसन रासिखल अकीदा मुसलमान है और इसका दर्जा नबियों से ज़रा सा ही कम है। पीरो मुर्शिद, यहिया ने एक रोज उसके सामने बैठे हुए कहा, वादिये शादिर के खानदान की एक लड़की ज़री इसे दिलो जान से चाहती है और उसके अपने दिल में भी इसकी लड़की की मोहब्बत पैदा हो गई है और हम दोनों तन्हाई में बैठकर प्यारो मोहब्बत की बातें किया करते हैं। क्या मैं बददियानती और धोखाधड़ी का इर्तिकाब तो नहीं कर रहा? नहीं, हसन बिन सबा ने कहा, अगर इस मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मों की बजाय रूहों के साथ है तो ये गुनाह नहीं, ये हमारी रूहों का मामला है। पीरो मुर्शिद, यहिया ने कहा, फिर ये ठीक है। हसन बिन सबा ने कहा। इधर अहमद बिन गताश ने ज़री को बुलाया और उससे पूछा कि यहिया के साथ उसके ताल्लुकात किस नौइयत के हैं और उनकी मुलाकातें किस किस्म की हैं। ये शख्स मुझे अच्छा लगता है, ज़री ने कहा, और मेरा इसके साथ जो ताल्लुक है वो मर्द औरत वाला ताल्लुक नहीं। मेरी बात गौर से सुनो, अहमद बिन गताश ने कहा। मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम इस मोहब्बत को गुनाह कहा करते हैं जो फ़राइज़ से हटा दे। मैं फ़राइज़ से नहीं हटी, ज़री ने कहा। जहाँ आप मुझ में ये खामी देखें कि मैं अपना कोई एक भी फ़र्ज़ भूल गई हूँ तो मुझे जो सज़ा चाहे दे दे। तुमने शायद सज़ा का नाम रस्मी तौर पर लिया है, अहमद बिन गताश ने कदरे बारोब आवाज़ में कहा, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये सज़ा क्या होगी। मैं जानती हूँ, ज़री ने कहा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कत्ल नहीं किया जाएगा, अहमद बिन गताश ने कहा, तुम्हें कैद खाने में उन कैदियों में फेंक दिया जाएगा जो कई कई सालों से वहीं बंद हैं और वो सब वहशी आदमी हैं। फिर तुम्हें उस काल कोठरी में बंद रखा जाएगा जहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े रहते हैं।
ये मत भूलना कि तुम दूसरों को फांसना, खुद फंस के बेकार ना हो जाना। उस रात अहमद बिन गताश और हसन बिन सबा ने इस मसले पर तबादला ख्याल किया। इन्हें नुकसान ये नज़र आ रहा था कि मोहब्बत के नशे में एक कीमती और तजर्बाकार लड़की ज़ाया हो जाएगी। हसन बिन सबा ने इस लड़की को अपने कमरे में बुलाया। जरी जब उसके कमरे से निकली तो उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर था। दिन गुजरते चले गए। याह्या और जरी एक दूसरे में गुम हो गए। याह्या ने इन लड़कियों को तीरअंदाजी में ताक कर दिया था और अब इसे कहा गया था कि इन्हें शहसवार बना दे। शहर के लोग देखते थे कि 5 घोड़े हर सुबह जंगल को निकल जाते हैं। एक पर याह्या और बाकी पर 4 लड़कियां सवार होती थी। सुबह के गए हुए ये घोड़े तो आधा दिन गुजार कर वापिस आते थे। याह्या कभी कभी जरी को अपने साथ रखकर बाकी लड़कियों से कहता था कि वो दूर का चक्कर लगा कर आए। लड़कियां ये रिपोर्ट अहमद बिन गताश को दिया करती थी। इधर उधर सुल्तान मलक शाह और उसका कातवाल हर रोज़ इंतज़ार करते थे कि याह्या की तरफ से कोई पैगाम आएगा, लेकिन हर रोज़ इन्हें मायूसी होती थी। याह्या के जहन से निकल ही गया था कि वो शादर क्यों आया था। उसे एक रोज़ वापस भी जाना है और अपने साथी सनान से हर रोज़ मिलता और उसे कहता था कि इन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या है और 4 दिनों बाद कुछ पता चल जाएगा। जरी के इजहार मोहब्बत में अचानक दीवानगी पैदा हो गई। उसने याह्या को ये कहना शुरू कर दिया कि अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती और याह्या इसे अपने साथ ले चले। याह्या ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। जरी ने इससे कई बार पूछा और याह्या ने उसे हर बार उसे जज्बात में उलझाकर टाल दिया था। एक रात जरी इसके कमरे में आई तो इसने अपनी चादर में छुपाई हुई छोटी सी सुराही निकाल ली। मैं आज तुम्हारे लिए एक खास शरबत लाई हूँ। जरी ने सुराही याह्या के हाथ में देकर कहा, ये अहमद बिन गताश खुद पिया करता था और ये सिर्फ बुजुर्ग आलिम है जिसे कभी कभी पिलाता है। मैं इतना ही जानती हूँ कि इसमें शहद मिला हुआ है और मैं ये भी जानती हूँ कि इसमें ऐसे फूल का रस डाला गया है जो किसी दूर के मुल्क में होते हैं। अहमद की बीवियाँ कहती हैं कि इसने इस शरबत का मुश्किज़ा बहुत से सोने के इवज़ में गवाया है। सुना है ये शरबत पीने वाला 200 साल तक जिंदा रहता है तो भी बूढ़ा नहीं होता। मैं ये शरबत चुरा लाई हूँ, पी के तो देखो। याह्या ने सुराही मुंह से लगाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सारा शरबत पी लिया। ये उस दिन और उसके बाद की बातें हैं। जैसे जैसे वो नशे में जाता गया, जरी तिलस्म की मानद याह्या पर तारी होती जा रही थी। लेकिन उस रात याह्या की जज्बाती हालत कुछ और ही हो गई। वो यूँ महसूस करने लगा जैसे उस दुनिया भर की हाकमियत मिल गई हो। आखिर हमारा अंजाम क्या होगा याह्या? जरी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ यूं ही मोहब्बत का खेल खेलते रहोगे? तुम तो इतना भी नहीं बताते कि तुम हो कहाँ के। मैं कहती हूँ कि जहाँ कहीं के भी हो, यहाँ से निकलो और मुझे अपने साथ ले चलो। आज की रात यहाँ की आखिरी रात होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ, मर्दाना लिबास पहन लूँगी। याह्या ने कहका लगाकर जरी को अपने बाजुओं में ले लिया। उसने इस तरह का कहका पहले कभी नहीं लगाया था। जरी ने मचल मचल कर इसे कहना शुरू कर दिया कि वो उसे अपने मुताल्लिक कुछ बताए। सुन जरी, याह्या ने शगुफ्ता सी संजीदगी से कहा, ये भी सुन ले कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। अब मुझे तुम पर एतबार हो गया है। मैं यहाँ एक फ़र्ज़ अदा करने आया था, वो अभी अदा नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर मुझे बताते क्यों नहीं? जरी ने बड़ी प्यारी सी झुंझलाहट से कहा, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। मैं मरवा से आया हूँ। याह्या ने अपने राज से पर्दा उठाते हुए कहा, मैं सुल्जूकी सुल्तान मलिक शाह का जासूस हूँ। वहाँ ये शक पाया जाता है कि अहमद बिन गताश इस्माइली है और यहाँ शादर में अहले सुन्नत के खिलाफ इस्माइली मरकज़ बन गया है। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि इस शक में हकीकत कितनी है या कुछ हकीकत है भी या नहीं, कुछ पता चला? जरी ने पूछा। मैं अभी शक में हूँ, याह्या ने जवाब दिया। यूँ कह लो कि मेरा शक अभी मौजूद है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अहमद बिन गताश इस्माइली है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये शख्स अहले सुन्नत है। इसके साथ जो आलम है, इसने दीनी मसाइल के मुतालिक मुझे सबक दिए हैं। इसमें मुझे इस्माइलियों वाली कोई बात नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने इन दोनों को कभी नमाज पढ़ते भी नहीं देखा। मैंने ये देखा है कि इस शहर में इस्माइलियों की अक्सरियत है। तुम्हारा ये साथी सनान भी जासूस ही होगा? जरी ने पूछा।
اس سے آگے انشاءاللہ زری اور یحییٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔